These bad dads make it hurt. Hey everyone, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। मैं हूँ आकांक्षा पंडित एंड वेलकम टू पढ़ले टेंथीज। तो भैया कल मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे रिगार्डिंग एनर्जी। मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि दीदी आपकी एनर्जी बहुत कम थी, ये कम था, वो कम था, बहुत कुछ मैंने पढ़ा। तो इसीलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि आज का जो चैप्टर है वो हम बहुत सारी एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि भैया तबाही फैम है तो उनको एनर्जी तो ज़्यादा लगेगी ना उनको पढ़ाने के लिए। तो भाई आज का जो हमारा चैप्टर वो बेसिकली एक पोम है, ओके, जिसका नाम है अ डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगर हम बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यानी हमारी पोएट की, तो वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पोएट है और उनके काफ़ी सारे पोम्स आपने पढ़े भी होंगे। तो रियलिस्टिक मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने भी पोम्स लिखे हैं उस सारे पोम्स में उन्होंने जितने भी इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है वो काफ़ी ज़्यादा रियल लग रही है। तो आज की जो पोम है अगर मैं उसका आपको एक ओवरव्यू दूँ तो ये जो पोम है उसमें उन्होंने क्रो को और हेमलॉक ट्री को जो है वो यूज़ किया है। तो आप ये पूछोगे अभी कमेंट्स में, ऑफ कोर्स कमेंट्स आ ही गए होंगे कि क्रो को क्यों? क्रो तो बहुत ही ज़्यादा बेड ओमेन माना जाता है, डेथ और सॉरो को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिंबल है, वो क्यों? और हेमलॉक ट्री भी हमें नेगेटिव वाइब्स देता है, बहुत पॉइजनस भी होता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को उन्होंने यूज़ क्यों किया? क्वेश्चंस आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो हम आगे पोम में देखते हैं। तो अब उन्होंने बताया कि क्रो और हेमलॉक ट्री का जो यूज़ हुआ है इस पोम में, तो उनका जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उनका जो सिग्निफिकेंस है वो कितना ज़्यादा चेंज हो गया, ठीक है। अब चेंज कैसे हुआ वो तो हमें पोम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से वो जा रहे थे और साइड में जो हेमलॉक ट्री था उस पर काफ़ी सारी स्नो थी और उस पर क्रो भी बैठा हुआ था। तो किस तरह से क्रो के कुछ मोमेंट्स के साथ वो जो ट्री पर स्नो थी वो उन पर गिरी, ठीक है, वो जो स्नो थी उन पर पोर हुई। अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारा टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट का मतलब यहाँ पर मिट्टी नहीं है, तो आप उसको मिट्टी के हिसाब से मत देखना, ठीक है। तो डस्ट जो यहाँ पर यूज़ हुआ है तो उसका मतलब है पोर करना या फिर कुछ गिरना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि किस तरह से उस हेमलॉक ट्री पर जो स्नो थी वो उन पर पोर हुई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट आई हैड र्यूड। तो अब र्यूड का मतलब यहाँ पर है रिग्रेट। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से वो जो स्नो उन पर पोर हुई तब उनका जो मूड था वो कैसे अपलिफ्ट हो गया, कैसे पूरा मूड जो उनका था वो चेंज हो गया, और जो उनका आने वाला दिन था, बचा हुआ दिन था, वो कैसे रिग्रेट में जाने से यानी डिप्रेस होने से बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उनका जो गुजरा हुआ दिन था वो ऑलरेडी डिप्रेशन में और रिग्रेट में जो है वो बीत चुका था, चला गया। पर जो हमारी पोम खत्म होती है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। वेट, मैं इस तरफ आ जाती हूँ। आपकी जो राइमिंग स्कीम है तो यहाँ पर जो क्रो है उसको हम लिख देंगे ए, ओके। अब मी जो है वो क्रो के साथ जो है राइमिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए हम मी को लिखेंगे बी, ओके। अब ये जो स्नो है वो क्रो के साथ राइमिंग हो रहा है, इसीलिए हम स्नो को भी क्या लिखेंगे? ए। अब यहाँ पर ट्री जो है वो मी के साथ राइमिंग हो रहा है, इसीलिए हम ट्री को क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। तो तुम्हारी राइमिंग स्कीम यहाँ पर क्या हुई? ए बी, ए बी, ओके। सेम गोज विद दिस। वेट, तो अब यहाँ पर हार्ट है तो इसको हम लिखेंगे सी, और मूड जो है वो हार्ट के साथ राइमिंग नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो नहीं हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी। अब ये जो पार्ट है वो हार्ट के साथ, हार्ट पार्ट वो राइमिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। और ये जो रूड है वो मूड के साथ राइमिंग हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? डी। तो आपकी इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई? सी डी
सी डी। ओके, तो ये है आपकी राइमिंग स्कीम इस पोम की। आपको लिख लेना है तो लिख लो, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिट्रेशन है। या इस लाइन में क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब ये जो एच एच है, एच एच और ह, ठीक है, लेटर या फिर साउंड जो है वो सेम आ रहा है, रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में। ओके, तो इसलिए वो हो गया एलिट्रेशन। यहाँ पर भी देखो, इसमें भी एलिट्रेशन है। क्यों है? क्योंकि ये जो एस का साउंड है और एस का लेटर है, एस लेटर है, ठीक है, वो एक ही लाइन में जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो भी हो गया एलिट्रेशन। सो ओके, गुड। अब हम देखेंगे सिनेक डिके। अब सिनेक डिके क्या होता है? कोई भी एक पार्ट, ओके, कोई भी एक पार्ट अगर उस पूरी पर्सनालिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिनेक डिके। अब यहाँ पर सिनेक डिके कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो देखने के बाद मत बताना, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में बता दूंगी मैं आपको। ओके, गुड। तो देखो सिनेक डिके कहाँ पर है? हार्ट में। अब हार्ट में क्यों है? क्योंकि ये जो हार्ट है वो पोइट की पूरी पर्सनालिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये हो गया सिनेक डिके। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, इस फिगर ऑफ स्पीच का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम शादी के लिए हाथ मांगने जाते हैं। ओके, तो शादी में हम सिर्फ हाथ थोड़ी ना मांगेंगे। वो हम हाथ मांग रहे तो हम सिर्फ हाथ तो नहीं मांगेंगे, उस पूरे इंसान को, उस पूरे पर्सनालिटी का ही हाथ मांगेंगे, ठीक है। तो वो जो हैंड है, ओके, यहाँ पर जो हैंड है वो पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो हार्ट है वो सिनेक डिके है, क्योंकि वो पोएट की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जितना भी आपको डाउट्स है, अगर और डाउट्स है तो आप मुझे वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। Beats by dance, make it hurt.